हाय फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि फिलिप्स वक्र क्या होता है? स्टैगफ्लेशन क्या होती है? जब महंगाई एवं बेरोजगारी दर दोनों को आपस में अंतर संबंधित किया जाता है तो वो किस तरह के आरेख उत्पन्न करते हैं या उनमें क्या संबंध होता है? परीक्षाओं में, एसएससी में या स्टेट पीसीएस में आजकल इससे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए इसी चीज को पूरी तरह से समझते हैं। सबसे पहले हेडिंग अर्थव्यवस्था अर्थात इकोनॉमिक्स पार्ट 3 मतलब हमने ये तीसरा वीडियो है, इससे पहले और वीडियो लाए हैं। उस पार्ट 1 में हमने ये बताया है कि अर्थव्यवस्था होता क्या है, इसी तरह से बोर्ड पे लिख लीजिए। दूसरा ये बताया है कि उत्पादन अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते हैं तो सिर्फ बही खातों का लेन देन नहीं होता, ये कुछ शब्दों की परिभाषा नहीं होती, ये किसी राष्ट्र की आप मूल तत्व को पढ़ रहे होते हैं। तत्कालीन वैश्विक स्थितियों को जब समझना होता है तो आपको सबसे पहले जो उस क्षेत्र की या उस समय की आर्थिक स्थिति को ही समझना पड़ता है। पूरी दुनिया में जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन यानी कि मानवीय सभ्यता ने विकास करना शुरू किया, या ये कहिए कि बैठ के आपस में लेन देन शुरू करना किया, तब से ये अर्थव्यवस्था एक सबसे महत्वपूर्ण कारक रहा है राष्ट्रों को स्थिर और अस्थिर रखने में, समाज को स्थिर या अस्थिर रखने में। संस्कृतियां, सभ्यता, राष्ट्र कोई भी जब तक अर्थव्यवस्था के अच्छे टोकरी में नहीं बैठेंगे तब तक वो ऊंचाई तक नहीं जा पाएंगे। याद रखिए। आइए देखते हैं क्या है आखिर फिलिप्स कर्व, अंग्रेजी में फिलिप्स कर्व और हिंदी में फिलिप्स वक्र क्या है। तो देखिए, सीधी सी संक्षेप परिभाषा में बता देता हूं कि यह एक आर्थिक अवधारणा है जिसे A.W. फिलिप्स ने, A.W. फिलिप्स जो थे वो खुद न्यूजीलैंड के अर्थशास्त्री थे, परंतु इसे इन्होंने 1958 में विकसित किया था और इंग्लैंड के आंकड़ों पर, यानी कि इंग्लैंड के जो अर्थव्यवस्था थी उसके आंकड़ों पर इन्होंने इस वक्र का अवधारणा को विकसित किया। तो यानी कि फिलिप्स वक्र कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के थे। आंकड़ा कहाँ का लिया था? तो इंग्लैंड का। इसको ध्यान रखेंगे, लिखा है मैंने, नहीं ध्यान रखने की चीज है। यह बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति के मध्य नकारात्मक संबंध को दर्शाता है। अर्थात ये जो फिलिप्स वक्र है ये बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि और मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन, इन दोनों के बीच नकारात्मक निगेटिव संबंध को दर्शाता है। ये कैसे काम करता है इसको एक नजर देख लीजिए, फिर मैं बताता हूं। जब बेरोजगारी कम तो मुद्रास्फीति अधिक, जब बेरोजगारी अधिक तो मुद्रास्फीति कम। यहाँ पे बेरोजगारी की बात कर रहा हूँ, रोजगार की नहीं, बेरोजगारी। अभी काम कैसे करता है इसको ऐसे समझिए। कोई व्यक्ति है, सॉरी कोई देश है, कोई सिस्टम है, वहां पे सब लोगों को रोजगार दे दिया गया। क्या दे दिया गया? रोजगार दे दिया गया। जब रोजगार दे दिया गया तो लोग कम हो गए, लोग कम हो गए तो उनका क्या होगा? वेतन बढ़ा दिया जाएगा कि भाई सब हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट आए और एम्प्लॉयमेंट को हम ज्यादा से ज्यादा नियुक्त करें। तो जब ज्यादा नियुक्त करना होगा तो पेमेंट ज्यादा देना होगा। जब पेमेंट ज्यादा उनको दिया जाएगा रोजगार वालों को, तो यानी कि बेरोजगारी कम हो गया, बेरोजगारी कम हो गया, सब आदमी को रोजगार लग गया। जब सब आदमी को रोजगार लग गया, सबके हाथ में पैसा आ गया तो खर्चा ज्यादा करेगा, खर्चा ज्यादा करेगा तो सामान का दाम बढ़ जाएगा। मान के चलिए कि सब एसी खरीदने वाला अभी यूरोप में सब एसी खरीदने के लिए आतुर हो रहा है, तो वहां एसी का दाम बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि जब बेरोजगारी कम हुआ तो मुद्रास्फीति अधिक हो गया। अब जब किसी के पास रोजगार नहीं होगा, यानी कि सब बेरोजगार हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा? कोई सामान नहीं खरीदेगा तो मुद्रास्फीति कम हो जाएगा, यानी कि महंगाई दर कम हो जाएगी। एक सीधा सीधा बेरोजगारी और इन्फ्लेशन के बीच में नकारात्मक संबंध को दर्शाता है, परंतु ये अल्पकाल के लिए। किस काल के लिए? अल्पकाल के लिए। अल्पकाल के लिए कहिए करे श्रीमान इतना बताया, उसके बाद फिर आ गए। तो देखिए यह कंसेप्ट है जो इकोनॉमिक्स में आता है, आपसे परीक्षा में सवाल पूछेगा, इसलिए हमने इसको रखा था कि ध्यान रहे। लेकिन ये कब काम करता है? अल्पकाल के लिए। अब क्या कैसे बदलता है इसको भी देखते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है दीर्घकाल, एक होता है अल्पकाल। तो अल्पकाल में फिलिप्स वक्र तो काम करेगा, लेकिन दीर्घकाल में यह काम नहीं करेगा। दीर्घकाल के लिए एक अवधारणा विकसित किया मिल्टन फ्रीडमैन। मिल्टन फ्रीडमैन जो थे ये भी एक अर्थशास्त्री थे, और इन्होंने बताया कि देखिए आप जो बोल रहे हैं कि बेरोजगारी कम तो मुद्रास्फीति अधिक, बेरोजगारी अधिक तो मुद्रास्फीति कम, यही अब कंसेप्ट है। तो ये शॉर्ट टर्म में काम करेगा। लॉन्ग टर्म में क्या हो जाएगा कि लॉन्ग टर्म में परिस्थितियां पलट जाएंगी। तो उस स्थिति को कहा गया स्टैगफ्लेशन। क्या कहा गया? स्टैगफ्लेशन। याद रखिए, यही से सवाल सीधे सीधे पूछेगा।
अब स्टैगफ्लेशन क्या होता है? जब देश में उच्च महंगाई दर एवं बेरोजगारी दोनों एक साथ आ जाए। देश में महंगाई दर उच्च, यहाँ अलग अलग था, यहाँ कह रहा है कि महंगाई दर भी उच्च और बेरोजगारी भी एक साथ आ जाए, यानी कि दोनों एक साथ हाई हो जाए। अभी तक था कि दोनों उल्टा होता था, लेकिन अब दोनों एक साथ हो जाए, तो उस स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहा गया। क्या कहा गया? स्टैगफ्लेशन। और ये अवधारणा 1970 के आसपास विकसित की गई थी। कुछ विकसित देशों में, फ्रांस वगैरह में यही हो गया कि यहाँ उल्टा हो गया, बेरोजगारी भी अधिक हो गया, महंगाई दर भी अधिक हो गया। उस स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहा गया। अब आप स्क्रीन पे एक ग्राफ देखिए, इसमें आपको फिलिप्स वक्र का पूरा पूरा कंसेप्ट दिख रहा होगा ग्राफ के साथ। ग्राफ को ध्यान से देखिए, क्या आपको ग्राफ में क्या क्या दिख रहा है? क्या बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति के मध्य नकारात्मक संबंध दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। आप उसमें गौर से देखिए कि जब बेरोजगारी कम तब मुद्रास्फीति अधिक है कि नहीं है, और जब बेरोजगारी अधिक होगी तब मुद्रास्फीति कम होगी या नहीं होगी। ग्राफ को ध्यान से देखिए, इधर उधर नहीं। और ध्यान रखिएगा कि ये एक दूसरे के बीच में नकारात्मक संबंध को दर्शाते हैं, और इसे ट्रेड ऑफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रेड ऑफ। यानी कि जब सरकारों को रोजगार बढ़ाना पड़ता है, यानी कि रोजगार जब देना हो जाएगा, तो उसे महंगाई दर से थोड़ा बहुत समझौता करना पड़ेगा। यानी कि जब सरकार को एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, तो उसे मान के चलना होगा कि महंगाई दर यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऐसे थोड़ा सा बढ़ा हुआ इन्फ्लेशन एक स्वस्थ इकोनॉमिक्स की, या क्या बोलते हैं, एक गुणवत्तापूर्ण अर्थव्यवस्था की कह सकते हैं उसे, कुंजी या पूंजी होती है। यानी कि थोड़ी सी बढ़ी हुई महंगाई दर एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था का परिचायक होता है। बात समझ रहे हैं ना? थोड़ा सा बढ़ा हुआ महंगाई दर एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था का परिचायक होता है। तो आपने अभी ग्राफ देख रहे हैं, हमने बोर्ड पर भी कुछ चीजों को बताया है। तो अब इन चीजों के आधार पे, यानी कि बोर्ड पे दिए बताए हुए चीजों और साथ ही जो ग्राफ में देखा, इन चीजों के आधार पे हमने 5 प्रश्न रखे। अब इन 5 प्रश्नों को देखिए। अब इन 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है कि आखिर फिलिप्स वक्र से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, स्टैगफ्लेशन से कैसे आ सकते हैं। ये प्रश्न जो है PYQ है, यानी कि पिछले SSC में और PCS में पूछे गए हैं, उन्हीं पूछे हुए के आधार पर हमने इस पूरे 5 प्रश्नों को रखा है। आप इसका उत्तर हमें कमेंट करेंगे ताकि मैं समझ सकूं कि आप चीजों को कहां तक समझे। और हाँ, फिर से बता दूं कि नोट्स खुद से बनाएं, खुद से पढ़ाई करें और खूब पढ़ाई करें, ताकि परीक्षाओं में जब बैठे तो इधर उधर देखने की जरूरत ना पड़े, बहानेबाजी करने की जरूरत ना पड़े। ध्यान रखें फ्रेंड्स, जितना आप घर पे पढ़ेंगे, परीक्षाओं में आपकी सफलता उतने आपके पास होगी। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए, लेकिन 1 मिनट, इससे संबंधित नोट्स पढ़ने के लिए, यानी कि स्टैगफ्लेशन, फिलिप्स वक्र या इन तरह की चीजों के नोट्स पढ़ने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल मैथ एक्सप्रेस पर आ सकते हैं। सोचिए, GS बता रहा हूं, लेकिन व्हाट्सएप चैनल जो हमने रखा है वो मैथ एक्सप्रेस के नाम से रखा है। वहां पे मैं मैथ भी बिल्कुल आसानी, मतलब फंडामेंटल विधि से बताता हूं। तो वहां पे आए और देखें कि क्या क्या चीजें और भी इसमें समाहित होती है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।